गुड इवनिंग डियर ऑल स्टूडेंट। और जो है हम नेक्स्ट टॉपिक उसके बाद का हम पढ़ेंगे पठार नंबर 3 बुंदेलखंड का पठार। तीसरे क्रम का पठार है ये बुंदेलखंड का पठार। और ये बुंदेलखंड का पठार आपको जो है मैप में आपको दिख रहा है। और बुंदेलखंड का पठार जो है इसकी भी भौगोलिक संरचना आपको स्पष्ट दिखाई दे रही है कि इसकी भौगोलिक संरचना 24 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 22 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, 77 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर विस्तार इसका है 82 डिग्री 22 मिनट तक। इसका कुल क्षेत्रफल जो है 23,733 वर्ग किलोमीटर के भूभाग में फैला हुआ है। अब मध्य प्रदेश के कुल जो है 7.7% के भूभाग पर इसका विस्तार देखने को मिलता है। इस पठार की समुद्र तल से यदि अगर दूरी देखी जाए तो समुद्र तल से जो दूरी होती है ये दूरी है, ठीक है ना। और समुद्र तल से दूरी होती है 155 सेंटीमीटर से लेकर जो है 200 मीटर तक के जो है यहाँ पर ये आपको समुद्र तल से दूरी मिलेगी। अब मध्य प्रदेश में जो है बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत में इस पठार की यदि निर्माण की यदि प्रक्रिया देखिए तो यह पठार जो है ये भी क्रिटेशियस युग में बना था। क्रिटेशियस युग के धारवाड़ क्रम की चट्टान में जो है इसका जो है निर्माण माना जाता है। और बुंदेलखंड के पठार में जो है सर्वाधिक यदि विस्तारित देखें तो यह पठार जो है काली मिट्टी और यहाँ लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार मिलता है। यानी कि यहाँ पर सर्वाधिक मिट्टी का अगर विस्तार अगर देखा जाए तो यहाँ पर काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी का सर्वाधिक कहाँ पर विस्तार देखा जाता है तो बुंदेलखंड के पठार में। चूंकि यह पठार जो है क्रिटेशियस युग की जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानों से इसका निर्माण मिलता है, यानी गुलाबी नीस क्रम की चट्टानें, या बोला जाए कि गुलाबी नीस क्रम की चट्टान से जो है इसका निर्माण माना जाता है। अब यह पठार के अंतर्गत में जो है जो आने वाले जो प्रमुख जिले हैं तो इस पठार के अंतर्गत में जो जिले आते हैं आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से जो है बुंदेलखंड में जिले आते हैं। तो बुंदेलखंड के अंतर्गत में जो जिले आते हैं सागर, छतरपुर, ठीक है ना। इस पठार के अंतर्गत में आने वाले जो जिले हैं सागर, छतरपुर, नोट भी कर सकते हैं आप। और सागर, छतरपुर, दमोह, इस पठार के अंतर्गत में आने वाले जो जिले हैं सागर, दमोह, छतरपुर, सागर, दमोह, छतरपुर, ठीक है ना। शिवपुरी, पन्ना, ठीक है ना। दतिया, अशोकनगर, यह इस पठार के अंतर्गत के आने वाले प्रमुख जिले हैं। अब इस पठार का यदि इतिहास देखा जाए तो यहाँ पर सर्वाधिक जो है गोंडों ने राज किया था। यहाँ पर इतिहास क्रम में यदि देखा जाए तो इस पठार में सर्वाधिक गोंडों ने राज किया। अब उसके बाद में यदि वन संसाधन की देखी जाए तो यहाँ पर वन संसाधन की दृष्टि से काफ़ी संपन्न पठार माना जाता है। और यहाँ पर वन संसाधन जो है क्षेत्र में 33% भूभाग पर वन है। 33% के भूभाग पर जो है सर्वाधिक वन यदि कहीं पाए जाएंगे तो वहाँ पर जो है इस क्षेत्र में वन पाए जाते हैं। और यहाँ पर कटिबंधीय पर्णपाती वन है। कटिबंधीय पर्णपाती वन। कटिबंधीय पर्णपाती वन का मतलब होता है कि जैसे कि बबूल, कीकर, नागफनी, कैक्टस, ठीक है ना। ये कटिबंधीय पर्णपाती वन सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक। और यहाँ पर जो है यहाँ पर और भी क्षेत्र यदि हम आगे चर्चा करेंगे तो यहाँ पर जो मुख्य फसलें हैं यहाँ पर सरसों, अलसी, ज्वार, बाजरा, यहाँ की जो फसलें हैं सरसों, अलसी, बाजरा, मक्का, सोयाबीन, यहाँ की क्या है प्रमुख फसलें हैं। यानी कि बुंदेलखंड में सर्वाधिक जो फसलें बोई जाती है सरसों, अलसी, बाजरा, मक्का, सोयाबीन, ठीक है ना। इस पठार में सर्वाधिक बोई जाने वाली प्रमुख फसलें हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो है पशु का जो घनत्व है सर्वाधिक होता है। यानी पशु घनत्व की यदि बात करें तो यहाँ पर इस पठार में यानी बुंदेलखंड के पठार में पशु घनत्व सर्वाधिक है। और पशु घनत्व में सर्वाधिक पशुओं की संख्या जो पाई जाती है वो है टीकमगढ़ में। टीकमगढ़ जो जिला है सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला माना जाता है।
और सर्वाधिक पशुओं की संख्या जो है पशुपालन करने वाला जो जिला है वो टीकमगढ़ है। उसके बाद में यहाँ पर नृत्य की यदि बात करें तो नृत्य जो है यहाँ पर राई स्वांग, खम्ब स्वांग, लकड़बग्गा नृत्य यदि बात करें इस क्षेत्र के बुंदेलखंड में तो राई स्वांग आपको पता है, राई स्वांग, ठीक है, खम्ब स्वांग, लकड़बग्गा, ठीक है ना, यहाँ के प्रमुख जो है ये नृत्य है। सरा नृत्य भी होता है, यहाँ बदाई नृत्य भी होता है, चूंकि बुंदेलखंड में है तो यहाँ पर बदाई नृत्य भी होता है, बधाई नृत्य होता है, ठीक है ना, बधाई नृत्य होता है, सरा नृत्य भी होता है यहाँ पे, सरा नृत्य, ठीक है ना, राई स्वांग, खम्ब स्वांग, लकड़बग्गा, बधाई नृत्य, ये जो है इस क्षेत्र के प्रमुख सांस्कृतिक धरोहर मानी जाती है। और यहाँ पर जगनीक आला की जो है प्रमुख रचनाएं मिलती है, जगनीक जो है यहाँ पर उनकी प्रमुख रचना देखने को मिलती है। उसके बाद में इस पठार में यदि जलवायु देखें तो इस पठार की जो जलवायु है वो कैसी है, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। भाई इस पठार की जो जलवायु है कैसी है, तो जलवायु की यदि बात करें तो यहाँ की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। किस पठार की, बुंदेलखंड के पठार की जो जलवायु है यह उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। क्योंकि यह जलवायु क्या होती है कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से जो है दोनों जलवायु क्या है, दो क्षेत्र में बढ़ जाती है, ठीक है ना, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर क्षेत्र में बढ़ जाती है, इसलिए यहाँ की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। उसके बाद में यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल यदि कोई पूछा जाए एग्जाम में कि इस पठार में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो चोटी की यदि बात करें तो चोटी यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी है, चोटी ऊंची यहाँ पर है सिद्ध बाबा। कौन सी बाबा, सिद्ध बाबा की जो चोटी है 1172 मीटर सर्वाधिक ऊंची चोटी। नोट डाउन कि सर्वाधिक ऊंची चोटी बुंदेलखंड के पठार में पाई जाती है तो उसका नाम है सिद्ध बाबा की चोटी, जो कि 1172 मीटर सर्वाधिक ऊंची चोटी है। उसके बाद में इस पठार में जो है खनिज उद्योग की संसाधन की दृष्टि से यहाँ पर सर्वाधिक जो है ग्रेनाइट पाया जाता है। उसके बाद में यहाँ पर टीकमगढ़ में जेपी उद्योग, मैयर सीमेंट कारखाने, बहुत सारे यहाँ पर जो उद्योग धंधे पाए जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ जनजाति की यदि बात की जाए तो यहाँ पर जो जनजाति है, महत्वपूर्ण सवाल है कि भाई बुंदेलखंड के पठार में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है, तो बुंदेलखंड के पठार में यहाँ पर जो है खैरवार जनजाति पाई जाती है, खैरवार जनजाति और एक सरहू। खैरवार जनजाति और सरहू ये दो प्रकार की जो जनजाति है बुंदेलखंड के पठार में सर्वाधिक पाई जाती है। भाई खैरवार का मतलब क्या होता है, खैरवार जनजाति क्या करती है कि यह सर्वाधिक कत्था का उत्पादन करती है, कत्था का उत्पादन करती है। चूंकि कत्था का जो उत्पादन है वो खैर वृक्ष से प्राप्त होता है, कत्था किस वृक्ष से प्राप्त होता है, तो खैर वृक्ष से प्राप्त होता है। और यह चूंकि यह जनजाति खैरवार जनजाति, इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह क्या करती थी कि सर्वाधिक कत्था का उत्पादन करने के कारण इस जनजाति को खैरवार जनजाति के नाम से भी संबोधित किया गया। उसके बाद में यहाँ पर नृत्य समारोह के साथ साथ जो है खजुराहो नृत्य, जो कि भारत का प्राचीनतम और बोलना चाहिए कि बहुत ही भव्य यहाँ पर समारोह होता है, खजुराहो नृत्य, जो कि खजुराहो में होता है। यहाँ पर टेम्परेचर की यदि बात करें, तापमान की, तो यहाँ टेम्परेचर यदि बात करें तो गर्मी में सर्वाधिक जो यहाँ पर गर्मी जो दर्ज की जाती है 45 डिग्री सेल्सियस से लेकर मानना चाहिए कि 47 डिग्री सेल्सियस तक। तो सर्वाधिक गर्म जो क्षेत्र होता है, तो गर्म इलाका यहाँ सर्वाधिक होता है खजुराहो, यानी सर्वाधिक गर्मी के मौसम में जो है सबसे गर्म टेम्परेचर यदि कहीं पाया जाएगा तो खजुराहो में होता है, ठीक है ना। वर्षा यदि बात करें तो इस क्षेत्र की जो वर्षा होती है वो नॉर्मली वर्षा होती है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर 75 से, ठीक है ना, 75 सेंटीमीटर से 105 सेंटीमीटर तक यहाँ पर जो है वर्षा पाई जाती है, ठीक। उसके बाद में यदि बात किया जाए तो इस पठार में जो है प्रमुख जो है नृत्य समारोह भी होते हैं। छतरपुर में जो है केन गंगऊ अभ्यारण्य है, यहाँ पर अभ्यारण्य की यदि बात किया जाए इस पठार में अभ्यारण्य, तो यहाँ पर अभ्यारण्य केन और गंगऊ, दो अभ्यारण्य पाए जाते हैं यहाँ पर, केन और गंगऊ अभ्यारण्य पाए जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पर चंदेरी जो अशोकनगर में आता है, ठीक है ना। रीवा में सुपारी और पुलिस मोटर वर्कशॉप केंद्र है, और रीवा में जो है सुपारी से जो खिलौने बनाने का कारखाना है वो रीवा में है। उसके बाद में यहाँ पर जो है वायु से जुड़ा जो प्रमुख जो मध्य प्रदेश का वायु से जुड़ा प्रथम पर्यटन स्थल है
जेजाक मुक्ति, ये वायु से जुड़ा, वायुयान से जुड़ा पर्यटन है। जेजाक मुक्ति जो कि सर्वाधिक प्रसिद्ध क्षेत्र है। तो यह जो है आपको पता होना चाहिए कि ये आपका बुंदेलखंड का पठार है और इससे सामान्यतः जो है एग्जाम में सवाल पूछे भी जाते हैं। ठीक है। उसके बाद में इस पठार की यदि और भी बात किया जाए तो यह वन्य संपादन की दृष्टि से काफ़ी संपन्न है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि छतरपुर अभ्यारण्य यहाँ पर आता है और यहाँ पर जो है छतरपुर के साथ साथ जो है अन्य अभ्यारण्य भी पाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद में टेम्परेचर हो गया, उद्योग धंधे भी मैंने बता दिया आपको। नदियाँ यदि बात करी जाए तो यहाँ केन बेतवा नदी लिंक परियोजना है ना, कि यहाँ पर नदी महत्वपूर्ण नदी परियोजना है केन बेतवा लिंक परियोजना। केन बेतवा यहाँ की प्रमुख नदी है, केन बेतवा, और केन बेतवा यहाँ की प्रमुख नदी है। ठीक है ना। और केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना भी है यहाँ। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना। बेतवा से याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश की सबसे प्रदूषण रहित, मध्य प्रदेश की सबसे प्रदूषण रहित नदी यदि कोई है तो वो है बेतवा। इसलिए बेतवा को मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की गंगा, मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है, तो बेतवा नदी को कहा जाता है। और भारत की गंगा तो गंगा नदी को कहा जाता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है, क्योंकि यह सबसे प्रदूषण नदी है। और मध्य प्रदेश की सबसे स्वच्छ नदी जो है आपको पता है कि नर्मदा सबसे स्वच्छ नदी है। जब हम नदी टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें पूरी नदियों के बारे में विस्तृत और गहन चर्चा पर जो है हमारी बात होगी। तो हम बता देते हैं कि यहाँ पर सबसे जो है महत्वपूर्ण नदी जो है केन बेतवा लिंक परियोजना भी है, और यहाँ पर बेतवा जो है मध्य प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी है। उसके बाद में जो है यहाँ पर और भी क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे कि यहाँ पर जो है जनजाति पर भी जो चर्चा हो गई। वन संसाधन मैंने बताया कि यहाँ पर जो है 33% के भूभाग में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। कितने प्रतिशत के भूभाग में? 33% के भूभाग में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। और 33% भूभाग में वन पाए जाते हैं। यहाँ पर जो वन पाए जाएंगे उसमें सागौन, साल, शीशम, तेंदुपत्ता और महुआ, आम, पीपल, हर्रा, पलाश आदि के यहाँ पर वृक्ष पाए जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो है सहरिया जनजाति भी पाई जाती है। सहरिया जनजाति के साथ साथ जो है यहाँ पर कुछ गोंड उपजातियाँ भी पाई जाती है, और खैरवार यहाँ की मुख्य जनजाति है। ठीक है। उसके बाद में अगर भाषा की यदि बात करें तो भाषा यहाँ पर सबसे सर्वाधिक, क्योंकि बुंदेलखंड एरिया है तो बुंदेली बोली बोली जाएगी। तो बुंदेली यहाँ की महत्वपूर्ण बोली है। ठीक है ना। अब उसके बाद पर्यटन तो मैंने बता दिया कि यहाँ पर विश्व धरोहर खजुराहो है। ठीक है ना। और कुंडलपुर जैन तीर्थ मंदिर है। पीताम्बरा पीठ है जो कि दतिया में है। उसके बाद में यहाँ पर जो है रेप्टाइल पार्क आपको पता है कि पन्ना में आता है, जहाँ पर रेंगने वाले जीवों का संरक्षण किया जाता है। ठीक है ना। और घड़ियालों का संरक्षण जो कि अभ्यारण्य में किया जाता है, केन अभ्यारण्य में। तो ये प्रमुख जो है बुंदेलखंड का पठार है, इस पर जो है आज हमने चर्चा की। इसके बाद में नेक्स्ट जो है रीवा पन्ना का पठार देखेंगे। पर यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि सर्वाधिक पूछा जाने वाले सवाल है कि इस पठार की प्रमुख ऊंची चोटी अगर एग्जाम में पूछता है पीएससी में, तो 1172 मीटर ऊंची चोटी जो है सर्वाधिक पीएससी में पूछे जाने वाला सवाल है। उसके बाद में यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है कौन कौन सी नदी पाई जाती है, तो यहाँ केन बेतवा नदी अन्य नदी पाई जाती है। तो मध्य प्रदेश की सबसे प्रदूषण रहित कौन सी नदी, तो बेतवा, और इसे मध्य प्रदेश की गंगा नदी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में इस पठार में जो है और यहाँ पर जनजाति जो पाई जाती है, खैरवार यहाँ की प्रमुख जनजाति है। और खैरवार यहाँ की प्रमुख जनजाति इसलिए है क्योंकि खैरवार जो है खैर वृक्ष से कत्था का उत्पादन करती है, इसलिए उसका नाम जो है खैरवार जनजाति पड़ा। उसके बाद में जो है अन्य, इसके आगे में हम जो टॉपिक देखेंगे तो उसका नाम होगा रीवा पन्ना का पठार, और रीवा पन्ना के पठार पर जो है विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक।